जय हिंद और नमस्कार। ग्रोथ मोड यूपीएससी के सनदी सेवाओं के लिए अति महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी कार्यक्रम रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के इस सत्र में मैं ध्रुव जानी आप सभी महत्वाकांक्षी छात्रों एवं अन्य दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह हमारा कार्यक्रम थोड़ा सा भिन्न रहेगा। भिन्न इसलिए रहेगा क्योंकि हमारे न्यूज़पेपर ऑफ रेफरेंस में हमने जो चयनित लेख किए हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में से और द हिंदू में से, वो लगभग एक ही विषय के ऊपर आधारित है। तो दोनों को यहाँ साथ में लेकर बात करेंगे। दोनों के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको यही सत्र में समझने का प्रयास करेंगे। आपको टाइटल देख के मालूम पड़ गया होगा कि आधार के साथ जुड़ा हुआ यह मामला है। तो जी हाँ, आधार कार्ड के साथ जो जुड़ी हुई समस्या है, जो पूरे देश में आज 2009 से लागू हो गया है आधार कार्ड, लगभग 12 वर्षों पहले, तो उसको लेकर आज भी क्या क्या समस्याएं है और इसका समाधान क्या होना चाहिए, उसके ऊपर यह पूरा लेख है। आधार एज अ हर्डल द हिंदू का लेख है और आधार्स लिमिट जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख का टाइटल है। दोनों में ही जो समसामयिक जो विषय है आधार कार्ड को लेकर, उसके ऊपर ही चर्चा हुई है। समसामयिक विषय क्या है उसकी चर्चा हम लोग आगे के इस प्रोसीडिंग्स में करने वाले हैं। मगर यहाँ ब्रीफली अगर मैं आपको बोलूँ तो एक जनहित याचिका दर्ज हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि लगभग 3 करोड़ से अधिक जो राशन कार्ड्स है, ठीक है, उनको कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि वे आधार के साथ लिंक नहीं हुए थे। तो यह पूरा मुद्दा है। इससे क्या विपरीत असर पड़ सकती है या क्या जो है पूरे देश के लोगों के लिए, देश के नागरिकों के लिए कैसे प्रभावी हो सकती है, उसकी चर्चा यहाँ हम लोग करने वाले हैं। ऑन द अदर साइड ऑफ द कवर आप देख सकते हैं कि ऊपर आधार कार्ड का सिंबल है और नीचे आधार इश्यू करने वाली जो एजेंसी है UIDAI, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है अथॉरिटी हमारी भारत की, उसका भी यहाँ चिन्ह हमने दिया हुआ है। ये UIDAI पूरी की पूरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आती है। तो केंद्र सरकार के द्वारा यह आधार का प्रबंधन होता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह जनहित याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को जवाब देने का आदेश दिया हुआ है कि आप इसमें आपकी सफाई जो है वो पेश कीजिए, यह पूरा मुद्दा हमें एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कल ही कहा है। तो देखेंगे पूरा मुद्दा। सबसे प्रथम जैसे हम लोग लेख को देखते हैं, लेख की तस्वीर को देखकर पूरी चर्चा शुरू करते हैं। देखिए यह द हिंदू का लेख है। देखिए आज द हिंदू की जो साइट है वो अंडर मेंटेनेंस थी, तो हमें उसकी ओरिजिनल कॉपी तो नहीं मिल पाई, मगर कैसे भी करके हमने यह पूरा लेख वर्ड में लिया और वर्ड में से JPG इमेज में आपके सामने रखा है। तो आज द हिंदू का मेंटेनेंस की वजह से उसका ओरिजिनल फोटोग्राफ यहाँ हमारे सामने मौजूद नहीं है। और साथ ही में ये रहा टाइम्स ऑफ इंडिया का लेख, जिसमें अदर्स लिमिट टाइटल लेख लिखा गया है। इसमें भी कई सारी बातें की गई है, कुछ संशोधन भी है, कुछ आंकड़े भी हमारे सामने पेश किए गए हैं और कहा गया है कि कैसे जो आधार का लिंकेज है राशन कार्ड्स के साथ, ये राशन कार्ड का लिंकेज है आधार कार्ड के साथ, वो कैसे फिजिएबल नहीं है, कैसे वायबल नहीं है और इनसे क्या दिक्कतें, क्या चुनौतियाँ सरकार के सामने उत्पन्न हो सकती है, इत्यादि चीज़ों पर यहाँ बात की है। देखिए यह हमारा एजेंडा रहता है और सबसे प्रथम हम लेख के निष्कर्ष की बात करते हैं कि कैसे यह लेख ने अपना आधार लिया और लेख को लेखकों ने लिखा। हालांकि आज के किसी भी लेख का जो राइटर है उनके नामों में दिए नहीं गए हैं, यानी कि दोनों ही लेख बेनाम है। साथ ही उसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं कि हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल क्या है। कुछ ऐसे संशोधन होते हैं, कुछ ऐसी तथ्यात्मक माहिती भी होती है, एलिमेंट्री जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, वो भी यहाँ मौजूद होती है, उसको देखेंगे। और साथ ही में जो संशोधित तत्व है, जो कि एक प्रकार से ग्रोथ मोड यूपीएससी की टीम के इनपुट है, जो आपकी परीक्षाओं में आपको मदद रूप साबित हो सकते हैं, उसकी बात करेंगे। तो आज तीनों के तीनों चरण हम देखेंगे। सबसे प्रथम निष्कर्ष देखेंगे, उसके बाद महत्वपूर्ण बातें देखेंगे और साथ ही में जो संशोधित तत्व है जो कि आपकी परीक्षा तैयारियों के लिए थोड़े महत्वपूर्ण है, उनको भी यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आमतौर पे जो लेख लिखा जाता है वो मौलिक रूप से लिखा जाता है, उसमें हमारी परीक्षा जो मांगे है उसका ध्यान नहीं रखा जाता। तो एक शेप देने के लिए, एक उसे दिशा देने के लिए हम लोग यहाँ कुछ हमारे इनपुट्स लाकर रखते हैं। आज भी हम लोग इनपुट की बात करेंगे। इनपुट में मुख्यतः हम 2 चीज़ें देखेंगे, आधार के बारे में देखेंगे और साथ ही में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो कि 2013 में लागू हुआ था, उसके बारे में भी देखेंगे। उसके भी कुछ पहलू जो है वो समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज मूलभूत जो मुद्दा है वो है जो राशन कार्ड्स है
उसको आधार कार्ड के साथ लिंक करने का है, क्योंकि सरकार बोल रही है कि अगर आपने आपके राशन कार्ड्स आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किए देन योर आधार कार्ड तो रहेंगे ही, मगर योर राशन कार्ड्स विल गेट कैंसल, आई एम सॉरी। ठीक है, वो कैंसिल हो जाएंगे, राशन कार्ड्स को रद्द कर दिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे आप समझिए कि जो इलीगल राशन कार्ड्स है, ठीक है, उनको यहाँ कैंसिल करने की बात हो रही है। तो उसके तहत सरकार बोल रही है कि जो जेन्युइन राशन कार्ड्स है वे आधार के साथ लिंक हो जाएंगे, जो आधार के साथ लिंक नहीं हो रहे हैं वे इनजेन्युइन माने जाएंगे, उसे फर्जी माना जाएगा और उसे जो है स्थायी रूप से कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि दे विल बी कैंसल्ड परमानेंटली। तो ये पूरा मुद्दा है जिसको हम लोग अब देखेंगे। अगर सनदी सेवाओं के साथ, सनदी सेवाओं की परीक्षाओं के साथ इस लेख के संबंध की बात करें तो जीएस पेपर 2 के साथ यह लेख जुड़ा हुआ है, जीएस पेपर 2। और हमें मालूम है जीएस पेपर 2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पोर्शन आता है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में भी इंटरवेंशन एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज गवर्नमेंट जो है वो डिजिटल भारत बनाने के लिए तत्पर है और डिजिटल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, हमारी जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है उसे डिजिटल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए सरकार जो है वो काफ़ी पुरुषार्थ कर रही है, काफ़ी काम कर रही है। तो ये राशन कार्ड्स को लिंक करना आधार कार्ड के साथ, ये डिजिटल इकोनॉमी का ही भाग है। जो ट्रांसफॉर्मेशन आज हमें देखने को मिलता है ये वही चीज का भाग है। तो इसी तरह से हम देखेंगे जीएस पेपर 2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ पॉलिसी एंड इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट के खंड में इसे हम रखेंगे और पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो देखने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे हमारी चर्चा। लेख के निष्कर्ष है, जैसे आपको मैंने बताया कि एक जनहित याचिका दर्ज हुई है, यानी कि पील, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट के साथ। और इस पिल में दावा किया गया है कि लगभग 3 करोड़ से अधिक राशन कार्ड्स को कैंसिल कर दिया गया है, राशन कार्ड्स कैंसल्ड, यानी कि रद्द कर दिए गए हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो 3 करोड़ कार्ड्स है उसमें से कुछ कार्ड्स तो जेन्युइन थे, माना कि सारे के सारे जेन्युइन नहीं हो सकते, कुछ फर्जी भी थे, तो ये तो अच्छी बात हुई। मगर जो जेन्युइन कार्ड्स वाले थे, जो जेन्युइन बेनिफिशियरीज थे, जो लाभार्थी थे, अगर उनके कार्ड मात्र और मात्र आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं हुए, उसी कारणों की वजह से अगर रद्द कर दिए गए, तो वे लोग अब कहाँ जाएंगे? क्योंकि हमें मालूम है आमतौर पर राशन कार्ड्स जो है वे बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए एक आशीर्वाद समान है। ठीक है, साथ ही में जो अंत्योदय वर्ग है, अंत्योदया यानी कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ठीक है, ये बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले जो लोग हैं उनसे भी ज्यादा गरीब लोग हैं। तो उनका क्या होगा अगर उनके कार्ड्स यहाँ इसी आंकड़े में अगर जो है इन्वॉल्व है, इंक्लूडेड है और कैंसिल हो गए हैं, तो उनका क्या होगा? वे तो भूख से मर जाएंगे। साथ ही कुछ ऐसे भी समाचार आ रहे हैं कई राज्यों में से कि कुछ व्यक्तियों की ड्यू टू स्टारवेशन डेथ हो गई है, यानी कि भूख की वजह से वे लोग मर गए हैं। ठीक है, तो संभवतः वो जो पूरा मुद्दा है डेथ ड्यू टू स्टारवेशन का, उसे भी यहाँ हम लोग लिंक कर सकते हैं। हो सकता है कि आधार कार्ड कैंसिल हो गए, गरीब लोगों को अनाज नहीं मिला फेयर प्राइस शॉप से, सब्सिडाइज्ड उनको जो अनाज मिलता है अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो उनको नहीं मिला, तो वे लोग मर गए होंगे, ऐसा माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पिल में है और ये पिल आज पड़ी है सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट ने यह पिल को बीते दिन ही अपने टेबल के ऊपर लिया और कहा, केंद्र सरकार को आदेश दिए कि यह पूरा मुद्दा जो है वो आप एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों आप आधार जो राशन कार्ड है उनको आधार कार्ड के साथ जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, और इनसे फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी जानती है, सरकार भी जानती है और जो इंटेलेक्चुअल्स हमारे देश के वो भी जानते हैं कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पीडीएस, ठीक है, ये हमारी पुरानी सिस्टम है और यह एक प्रकार का माइलस्टोन है। किसके लिए? तो पब्लिक वेलफेयर के लिए। पब्लिक वेलफेयर, सरकार की जो कल्याणकारी नीति होती है यह उनकी नींव है पीडीएस। क्योंकि
खाना जो है वो एक बेसिक ज़रूरियत में आता है, इट्स ए बेसिक नेसेसिटी। तो यहीं से वेलफेयर की जो पूरी बात है वो शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा तीखा रुख दिखाया और सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा है कि आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे ये जो पीडीएस है आप उसे आधार कार्ड के साथ लिंक कर रहे हैं। और जो मिलियंस ऑफ आधार कार्ड्स कैंसिल हुए हैं उसके ऊपर भी जवाब मांगा है कि इसमें से कितने बेनिफिशियरी जेन्युइन बेनिफिशियरी है, कितने फर्जी है। ठीक है, तो केंद्र सरकार के जो अफसर है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से थोड़े काम में जुट गए हैं और हमको भी एक अच्छा सा लेख यहाँ मिल गया है। साथ ही अगर आधार कार्ड की बात करें तो आपको मालूम ही होगा, अगर आप न्यूज़ थोड़े क्लोजली फॉलो करते हैं, तो आधार जो है वो सिंस इट्स इंसेप्शन, यानी कि जब से आधार की शुरुआत हुई तब से विवादास्पद रहा है, विवादों में घिरा हुआ रहा है। कभी एक मुद्दे के साथ आधार का विवाद होता है, कभी दूसरे मुद्दे के साथ, जैसे कि क्या आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ है, क्या आधार कार्ड जो है वो आइडेंटिफिकेशन के प्रूफ की रूप में हम उसे यूज़ कर सकते हैं, या आधार कार्ड जो है ये जो प्रिवेलिंग सारी आइडेंटिफिकेशन है क्या ये उसके ऊपर आता है, क्या ये इसके नीचे आता है, इत्यादि चीज़ों में आधार जो है वो संपूर्ण रूप से विवादित रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इंटरवेन किया है, कई बार 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया था, उसके पहले भी कई बार इंटरवेन किया और कहा है कि भाई आधार को अब आप एज ए लास्ट माइल स्टॉप ना देखें, लास्ट माइल नॉट लास्ट माइल। ठीक है एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ से अच्छा है, उसमें कोई बात नहीं है, मगर यहाँ आधार को सर्व मानने से सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर से इनकार कर दिया है। हमने पिछले कई दिनों में देखा, पिछले साल में भी देखा कि सरकार ने बोला था कि अगर आपका आधार कार्ड जो है वो लिंक नहीं है देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये किस प्रकार की बात हुई ऐसे लोकतांत्रिक देश में, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट को इस वजह से केंद्र सरकार के पास से एक जवाब जो है वो मंगाना पड़ा, एक विस्तृत रूप से जवाब मंगाना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट भी जो है इस पूरे मुद्दे को फॉलो करेगी, सेंटर से जवाब मांगेगी और आगे चलकर जो किफ़ायती होगा, जो अच्छा होगा पूरे देश के लिए, पूरे देश के नागरिकों के लिए, या ऐसे जेन्युइन बेनिफिशियर्स के लिए जिनका राशन कार्ड कैंसिल हो गया है क्योंकि उन लोगों ने आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाया, तो उनके बारे में भी सोचकर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना फैसला लेगी। मगर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर के पास से जवाब मंगाया है। तो ये पूरी बात रही निष्कर्ष की। अब अगर बात करें लेके महत्वपूर्ण बातों की, यानी कि हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल की, तो जैसे मैंने आपको एक आंकड़ा दिया कि करीब करीब यह पिन के दावे के मुताबिक 3 करोड़ राशन कार्ड्स कैंसिल कर दिए गए हैं। 3 करोड़ राशन कार्ड, सारे के सारे अधिकांश बीपीएल से होंगे, अंत्योदय से होंगे। तो वे लोग अब कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। साथ ही यहाँ ये भी कहा है कि जैसे हमने आपको वो बात का जिक्र किया कि कई राज्यों से भूखमरे की खबर आ रही है, भूखमरे से मौत की। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी घटना के ऊपर भी सेंटर से जवाब मांगे और कहा है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर डेथ्स। इसके बाद यहाँ ये भी कहा गया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो पीडीएस प्रोग्राम चल रहा है, जिसका महत्व हमने समझा, ये एक प्रकार की नींव है किसी भी वेलफेयर सिस्टम की, तो इसको आधार कार्ड के साथ जोड़ने की बात यहाँ हो रही है। और जिन लोगों के राशन कार्ड्स आधार कार्ड के साथ नहीं जुड़े हैं, उन लोगों के राशन कार्ड्स को कैंसिल करने की बात हो रही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन भी घोषित की थी कि इस डेडलाइन के तहत सारे के सारे राशन कार्ड्स जो है वो आधार कार्ड के साथ लिंक होने चाहिए। और जो सारे ट्रांजेक्शन्स है, फिर उसके बाद जो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स देने हैं, लेने हैं, वो जो सारे ट्रांजेक्शन्स है वो भी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ ही होने चाहिए, ताकि जो बिचौलिए है या इसमें जो लीकेजेस है हम उसको बंद कर पाए। तो ये सरकार का पक्ष है, सरकारी दलील है। मगर यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर लोग हैं जो कि राशन कार्ड के ऊपर डिपेंडेंट है, बीपीएल लोग हैं जो कि राशन कार्ड के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हो सकता है कि वे लोग कहीं कबार लिंक ना कर पाए अपना आधार कार्ड, जो अपना राशन कार्ड अपने आधार कार्ड के साथ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको राशन कार्ड का
जो है उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा या उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये यहाँ बहुत ही गलत बात है, क्योंकि एक संशोधन के मुताबिक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लगभग 814 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि 81.4 करोड़। हमारी आबादी है 130 करोड़ की। ये अनऑफिशियल फिगर है 130 करोड़ का, वाइल 81.4 करोड़ इज द ऑफिशियल फिगर। अगर यहां हमें ऑफिशियल फिगर लेना तो हमें मालूम है 2011 के सेंसस का लेना होगा, और 2011 के सेंसस के बाद आज एक दशक हो गया है, तो निश्चित रूप से हमारी जो आबादी है वो बढ़ी है। और सरकारी आंकड़े भी आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी कई बार सार्वजनिक मंच से घोषणा हुई है, कई सारे अन्य मंत्रियों के द्वारा भी हुआ है कि आज भारत की जो आबादी है वो लगभग 130 करोड़ तक पहुंच गई है। तो हम यहाँ यही फिगर लेंगे, 130 करोड़ टोटल आबादी है, उसमें से आधे या आधे से ज्यादा राशन कार्ड के साथ जुड़े हुए हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि वे या तो बीपीएल है या तो अंत्योदय के जो है क्लासिफिकेशन में फॉल करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी बात है। अब अगर इनका कार्ड कैंसिल हो गया और इनमें से कोई जेन्युइन बेनिफिशियरी है, तो कौन जवाबदारी लेगा, कौन जिम्मेदार रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार रहेगी या अन्य कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एंटिटी जिम्मेदार रहेगी? ये यहाँ बड़ा प्रश्न है। साथ ही में अगर राशन कार्ड के एनरोलमेंट की बात करें आधार के साथ लिंकेज की, तो लगभग 91% राशन कार्ड्स आर लिंक्ड टू आधार। बचे 9%, मात्र 9% ही बचे हैं, मगर ये फिगर जो है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है। जैसे हमने देखा कि 81 करोड़ लोग या 81.5 पीपल जो है वे मात्र और मात्र नेशनल फूड सिक्योरिटी की एक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये बड़ा फिगर है। और इसमें से आज दिन 17% जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से हो रहे हैं। तो ये अपने आप में सकारात्मक बाबत है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो मीडिएटर्स है उनके द्वारा होता करप्शन या अन्य बिचौलिए है, उनके द्वारा जो होता लीकेजेस है, हम उसको रोक सकते हैं। मगर यह रोकने के लिए जो जेन्युइन बेनिफिशियरीज है उनको भोग बनाया जा रहा है। यहाँ ऐसी पिल में बात हुई है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंटर के पास से इसका जवाब मांगा है। साथ ही अगर एक रिसर्च देखें तो यहाँ हमारे सामने एक आंकड़े है, कई आंकड़े हैं वैसे तो, मगर उसमें से अगर मैं एक आंकड़े की आपको बात करूं तो 2013 से 20 तक 44 मिलियन राशन कार्ड्स कैंसिल कर दिए गए हैं, रद्द। 44 मिलियन यानी कि 4.4 करोड़। तो हो सकता है इसमें से कोई जेन्युइन है। एक स्टडी हुआ था झारखंड में, और उस स्टडी के मुताबिक ऐसा कहा गया था, उस स्टडी का निष्कर्ष निकला था कि इसमें से अधिकांश जो बेनिफिशियरी थे वे जेन्युइन थे, यानी कि सच्चे थे, दे वर नॉट फेक। क्योंकि सरकार अल्टीमेटली तो फेक रेशन कार्ड्स को ही रद्द करना चाहती है। ठीक है, मगर सारे रेशन कार्ड्स का रद्द करना वो अपने आप में एक मूर्खता भरी बात है, और केंद्र सरकार इसको कर रही है। 2013 से 20 तक लगभग 4.4 करोड़ से अधिक रेशन कार्ड्स को कैंसिल कर दिया गया है। अगर राज्यों के बारे में देखें तो यहाँ हमें थोड़ा विरोधाभास दिखता है, कुछ असंतुलन भी दिखता है। कुछ राज्य जो है वे नंबर 1 है ऐसे रेशन कार्ड्स को कैंसिल करने में, वहीं कुछ राज्य जो है वे 0 पर है। उन्होंने एक भी राशन कार्ड जो है वो कैंसिल नहीं किया जो राशन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक ना हुआ हो। इसमें नंबर 1 पर यूपी है, उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश, जिसने करीब पिछले 4 वर्षों में 2017 से 20 तक 21 मिलियन
कार्ड्स कैंसिल कर दिए हैं, 21 मिलियन कार्ड्स। क्योंकि हमें मालूम है कि वैसे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो निसंदेह केंद्र सरकार की नीतियां जो है वो ऐसे राज्यों में ज्यादा लागू होगी। वहीं अगर बिहार की बात करें, then 0 cards have been cancelled. Cards have been cancelled despite the order from central government. तो ये यहाँ विरोधाभास हमें देखने को मिलता है, ये यहाँ लेखकों ने भी हाईलाइट किया है। और ये तो एक बहुत ही सार्वजनिक बात है, ये सबको मालूम है कि राज्यों में अगर केंद्र शासक पक्ष की जो सरकार है तो केंद्र की नीतियां राज्यों में ज़्यादा तेजी से, ज़्यादा प्रभाव से लागू होगी, और वरना केंद्र की नीतियां जो है वो मात्र और मात्र केंद्र तक ही सीमित रह जाएगी, वो राज्यों में लागू नहीं होगी अगर वहाँ केंद्र के शासक पक्ष की सरकार नहीं हुई तो। और हमें मालूम है बिहार में लगभग जेडीयू की सरकार है, और वैसे तो गठबंधन है मगर वहाँ जेडीयू का प्रभाव जो है वो ज़्यादा है। जो है वहाँ के जो मुख्यमंत्री, ठीक है, वे केंद्र की बात नहीं सुन रहे हैं, स्पेसिफिकली इस मुद्दे में तो नहीं सुन रहे हैं। वैसे उनके अलियंस है भाजपा के साथ, उनका गठबंधन भी है, उनका जो है सहयोग भी है, मगर यह पर्टिकुलर बात में यह आंकड़े को देख के, यह स्टडी को देख के लगता है कि केंद्र की यह नीतियों के ऊपर बिहार ने कुछ काम नहीं किया है। अपने आप में एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर बिहार भी कुछ कार्ड्स को कैंसिल करता तो हो सकता है कि यहाँ भी कुछ बेनिफिशियरीज होंगे, जेन्युइन बेनिफिशियरीज, जो अपने आधार कार्ड के साथ अपना राशन कार्ड लिंक नहीं कर पाए, तो उनका भी कार्ड कैंसिल हो जाता। तो एक बात से यह सकारात्मक बाबत है। साथ ही में अगर दूसरी बात देखें तो यहाँ हमें देखना है कि आधार कार्ड को लेकर क्यों इतना विवाद हो रहा है, क्यों आधार कार्ड के पीछे सब लोग पड़े हैं, क्यों सरकारें आधार कार्ड के पीछे पड़ी है, क्यों लोग भी आधार कार्ड के पीछे पड़े हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग हमारे तीसरे चरण में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको देखेंगे और उनमें से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे प्रथम तो उसमें हमें कुछ तथ्यात्मक माहितियाँ देखनी है आधार को लेकर, कि यह दरअसल आधार है क्या और कैसे यह फंक्शन करता है। तो देखेंगे, हमने यहाँ कुछ तस्वीरें ले रखी है ताकि हमारी समझ थोड़ी बेहतर हो सके। यह स्क्रीनशॉट्स ही है, सिंपल है, विकीपीडिया से, आप भी वहाँ विकीपीडिया के ऊपर जाके देख सकते हैं। यह पब्लिक डोमेन है और अच्छा इन्फॉर्मेशन वहाँ से देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विकीपीडिया सर्वसर्वा है, मगर उसमें से कुछ रेफरेंस जब कभी भी हमें चाहिए तो हम लोग वहाँ से अवश्य ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ आधार कार्ड है, कंट्री तो इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका जिक्र मैंने किया, MEITY। की पीपल आज जे सत्यनारायण है जो कि चेयरमैन है UIDAI के, और पंकज कुमार IAS है CEO UIDAI के, यानी कि चेयरमैन और CEO दोनों के नाम में दिए हुए हैं। अगर इसके लॉन्च की बात करें तो 28 जनवरी 2009, 12 वर्षों के पहले यह पूरा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, और तब प्लानिंग कमीशन की एक शाखा के रूप में लॉन्च हुआ था। जो आज प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग ने ले ली है, वो तब प्लानिंग कमीशन था, तो उसकी एक शाखा के रूप में इसका जन्म हुआ था। बजट की बात करें तो 2019 तक 11,366 करोड़ का बजट इनको अलॉट हुआ है UIDAI को आधार इश्यू करने के लिए, क्योंकि आधार का एनरोलमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पूरी आबादी का आधार एनरोलमेंट सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया है, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। मगर आधार को लेकर जो कुछ ऐसा मुद्दे हैं, आधार को लेकर जो जड़ता हमें देखने को मिलती है शासकों में, प्रशासकों में, वो अपने आप में एक गंभीरता की बात है। स्टेटस देखें तो 1.260 बिलियन हाउस होल्ड्स हैव बीन एनरोल्ड अंडर दिस पर्टिकुलर आधार। 1.260 बिलियन, यानी कि 120 से अधिक करोड़ लोग के पास आज आधार है। और अगर फीसदी में देखें तो 90%, 90% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हैज बीन एनरोल्ड इन द आधार। तो ये पूरी बात है। साथ ही अगर यहाँ देखें इस बाजू, तो कुछ अन्य तथ्य भी हमें देखने को मिलते हैं कि ये दरअसल है क्या। तो ये एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है जो हमें मालूम है, इसमें एक फोटोग्राफ रहता है, हमारा जो है एड्रेस रहता है, साथ ही में हमारे जो बायोमेट्रिक्स है वो भी यहाँ कलेक्ट किए जाते हैं, विच मीन्स फिंगरप्रिंट्स एंड आइरिस स्कैन। तो ये भी यहाँ कलेक्ट होते हैं, एक प्रकार का आइडेंटिफिकेशन है। फर्स्ट इश्यूड ऑन 28 जनवरी 2009, issued by Unique
आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे यूआईडीएआई कहते हैं। पर्पस इसका है आइडेंटिफिकेशन का और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो पर्पस है वो बाद में ऐड किया गया था, क्योंकि सरकार को लगने लगा कि अब अगर हमें करप्शन कम करना है पूरी सिस्टम में से, जो रकम जो सरकार अपने खजाने से छोड़ती है, अगर वो विदाउट एनी टाइप ऑफ लीकेज हमें बेनिफिशियरी तक पहुंचाना है, लास्ट में बेनिफिशियरी तक, तो हमें बिचौलियों को काटना पड़ेगा, सरकारी कचहरियों को उसमें से बीच में से हटाना पड़ेगा। और इसके लिए यहाँ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो भी एक प्रकार का उद्देश्य है आज आधार कार्ड का। वैलिड इन इंडिया, एलिजिबिलिटी, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी भारत का वतनी होगा, भारत में रहने वाला होगा, उनको ये इश्यू किया जाएगा, मगर ये सिटीजन का प्रूफ नहीं है, ये हमें याद रखना है। अगर कोई आपको आपकी सिटीजनशिप का प्रूफ पूछे तो आपको आधार कार्ड नहीं देना है, अगर देंगे तो ये वैलिड नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ नॉट एन प्रूफ फॉर आइडेंटिफिकेशन। एक्सपीरियंस इसकी क्या है, तो लाइफ टाइम वैलिडिटी है। कॉस्ट, फर्स्ट टाइम एनरोलमेंट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे प्रथम बार अगर आप एनरोल करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो आपके पास से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, पूरा भुगतान जो है वो सरकार के द्वारा होगा। मगर अगर बाद में उसमें आपको कुछ चेंजेस करवाने हैं, जैसे आपका एड्रेस चेंज हो या अन्य कोई चीज़ें हो, देन यू नीड टू पे ₹50, यानी कि नॉमिनल चार्ज है, और नॉमिनल चार्ज में आपका आधार एकदम अच्छी तरीके से दूसरी बार भी तैयार हो सकता है। तो ये पूरी बात है, और इसे एक वर्ल्ड की यानी कि विश्व की या वर्ल्ड की लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आईडी स्कीम कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक के पूर्व चेयरमैन ने इसकी बहुत ही तारीफ की थी और कहा था कि यह दुनिया का सबसे अच्छा सोफिस्टिकेटेड आईडी प्रोग्राम है, जिसमें बायोमेट्रिक भी ली जाती है, आईडी स्कैन भी किया जाता है, और जो है सरकार के द्वारा ये फ़ोटो के साथ एक प्रूफ की तरह इश्यू किया जाता है। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। मगर आधार का जो यूज़ है वो विवादास्पद है। आधार का जो यूज़ है, जो सरकार आज कर रही है कि बिना आधार के आप कुछ नहीं कर सकते, वो अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर सरकार से आज जवाब मांगा है। आगे अगर देखें तो देखिए, यहाँ हमारे पास एक पैराग्राफ है जो कि विकिपीडिया का ही है, जिसमें कहा गया है कि आधार अपना डेटा जो है वो कहाँ स्टोर करता है। जो डेटा कैपिटल है आधार का वो कहाँ है, तो वो हरियाणा में है, हरियाणा के मानेसर में है। देखते हैं, द यूआईडीएआई डेटा सेंटर इज लोकेटेड इन इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप मानेसर, हरियाणा, which is inaugurated by the then Chief Minister of Haryana, Bhupender Singh Hooda, on January 7, 2013. Other data is kept in about 7,000 servers. देखिए, 7,000 सर्वरों में बेंगलुरु और मानेसर में इसका डेटा हम लोग सेव करते हैं। इसके डेटा को लेकर भी एक विवाद उत्पन्न हुआ था, ठीक है, क्योंकि सरकार जो है वो इतना डेटा मैनेज नहीं कर पा रही थी, तो वे लोग सोच रहे थे कि इस डेटा का जो संरक्षित करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी भी विदेशी कंपनी को दे दे, ठीक है। तो यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया था और कहा था कि भाई डेटा जो है भारतीय लोगों का वो भारत की सीमाओं के बाहर किसी भी हालत में नहीं निकलना चाहिए, उसी में सबकी भलाई है। तो उसी के तहत अब ये जो पूरा सेटअप है वो हमारे भारत के सीमा के अंदर ही होता है, और यहीं हम लोग इस डेटा को संरक्षित रखते हैं, ठीक है। तो ये पूरी बात है। आगे देखें तो अब दूसरा मुद्दा है आज का, जो है NFSA, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि 2013 से लागू हुआ है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत जो गरीब है, जो BPL है पहले तो, फिर जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, अंत्योदयाज है, तो ऐसे वर्गों को पहले तो आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उनको सब्सिडाइज्ड धान जो है या अनाज जो है वो दिया जाएगा, ताकि वे अपना जीवन निर्वाह आसानी से कर सके। और ये जो सब्सिडाइज्ड रकम होती है वो भी नॉमिनल होती है, गरीब से गरीब आदमी भी इसे जो है खरीद सकता है फ्रॉम द फेयर प्राइस शॉप्स, मगर उसके लिए राशन कार्ड होना ज़रूरी है। और आज सरकार बोल रही है कि राशन कार्ड को आधार से लिंक करवाना ज़रूरी है, वरना आपको आपके हक का अनाज नहीं मिलेगा। और इसी में गरीब लोग जो है वे मर गए हैं, जो अपने राशन कार्ड को आधार के साथ लिंक आज दिन तक नहीं करवा पाए हैं। देखिए, यह पूरी एक्ट है, ये तो मात्र और मात्र हमने यहाँ सिंबॉलिक एक फोटोग्राफ लिया है गेजेट ऑफ इंडिया का, यानी कि भारत का राजपत्र है, जिसमें यह एक्ट पूरी छपी है। 18 पन्नों की यह एक्ट है, तो आप भी देखिए, इस एक्ट को हमें रटना नहीं है, मात्र और मात्र एक बार थरली इसका रीडिंग कर लीजिए,
ठीक है, तो आपको भी मालूम पड़ेगा कि कैसे यह एक्ट काम करती है और इस एक्ट में कौन कौन से क्वालिफिकेशन है और किसके तहत यह एक्ट जो है यानी कि कौन सी एजेंसी के तहत यह एक्ट परफॉर्म करती है, इत्यादि चीज़ें आपको यहाँ जानने को मिल सकती है। इजीली अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, मात्र और मात्र आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 ही टाइप करना है तो आपके सामने यह पूरी कॉपी आ जाएगी, जिसमें से मैंने एक सिंबॉलिक इमेज आपके सामने ली है जो बता रही है कि यह नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, जिसमें कहा गया है कि एन एक्ट टू प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच बाय एंश्योरिंग एक्सेस टू एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी फूड इन एफोर्डेबल प्राइस। यस, इसका मूलभूत उद्देश्य है कि भारत में रहते लोगों को, भारत के नागरिकों को पोषण युक्त खुराक मिले, वो भी किफ़ायती दामों में। ठीक है, और क्वालिटी का बहुत ही भरपूर ख्याल रखा जाता है ताकि गरीब से गरीब लोगों को भी अच्छे से अच्छा खाना मिले, उनके शरीर का भी विकास हो, पोषण तत्व जो है वो उनके शरीर में कम ना हो और उनका विकास भी रुके ना। तो यही उद्देश्य के साथ यह एक्ट को यहाँ लाया गया था, इसको पारित करवाया गया था। कई सारे बिंदु है इस एक्ट के जो हमें समझने हैं, आगे हम लोग समझेंगे। 8 मुद्दों में यह पूरा एक्ट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसमें क्वालिफिकेशंस भी आ जाएगी और इसके उद्देश्य भी इसमें शामिल हो जाएंगे। देखते हैं, देखिए यह 8 मुद्दे हैं, जिसका भी फोटोग्राफ हमारे पास है ताकि हम लोग इसे अच्छी तरीके से समझ सके। तो देखते हैं, सर्वप्रथम द एक्ट प्रोवाइड्स for coverage of up to 75% of rural population and up to 50% of the urban population for receiving subsidized food grains under targeted public distribution system, thus covering about 2/3 of the population. 2/3 of the population, वो जो आंकड़ा हमने देखा था 81.4 करोड़, it's near about 2/3 of population, जिसमें से 75% रूरल है और 50% अर्बन है। आगे देखें, द एलिजिबल पर्सन्स विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ एट अ सब्सिडाइज्ड प्राइस ऑफ ₹3 to 1 पर kg फॉर राइस, व्हीट एंड कोर्स ग्रेन्स रिस्पेक्टिवली। देखिए कितना किफायती दाम है। चावल जो है वे ₹3 प्रति किलो, गेहूं ₹2 प्रति किलो और अन्य जो राशन है वो ₹1 प्रति किलो आपको प्रत्येक मनुष्य को मिलेगा जो कि इसके तहत एलिजिबल पाया जाए। और एलिजिबिलिटी के लिए बीपीएल, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, अगर आपकी आय कम है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर बेनिफिट। आगे देखें, द एग्जिस्टिंग अंत्योदय अन्न योजना households which constitute the poorest of the poor will continue to receive 35 kg of food grains per household per month। ये अंत्योदय की बात है, जिनको 35 किलो फूड ग्रेन्स पर हाउस होल्ड मुफ्त में दिया जाएगा बिना किसी कीमत के। वहीं जो बीपीएल के लोग हैं उनको थोड़ी सी कीमत चुकानी होगी, ये सरकारी मापदंड है। द एक्ट ऑल्सो हैज ए स्पेशल फोकस ऑन द न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। यस, जो पोषण की कमी हमारे भारत में दिखती है, वेरियस रिपोर्ट्स में भी हमने देखा है कि साउथ एशियन वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस आर एक्चुअली स्टार्विंग फॉर न्यूट्रिशन। और साउथ एशिया में इंडिया एक प्रमुख देश है, तो भारत में भी यही हाल है। भारत की महिला एवं बच्चे दोनों में पोषण की कमी हमें देखने को मिलती है और उसकी वजह से उनका ग्रोथ भी रुक जाता है, उनकी जो वृद्धि है वो काफ़ी हद तक रुक जाती है। साथ ही देखें, द एक्ट ऑल्सो हैज अ स्पेशल फोकस ऑन द न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू वुमेन and children besides meal to pregnant women and lactating mothers। वुमेन और चिल्ड्रन में भी जो गर्भवती महिलाएं हैं, साथ ही में जो लैक्टेटिंग मदर्स है, जो अपने बच्चों को फीडिंग कराती है, उनका खास ध्यान रखा गया है। उनकी जो है न्यूट्रिशनल मांगों का यहाँ खास ध्यान रखा गया है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इन 6 months after the childbirth, such a woman will also be entitled to receive maternity benefit not less than ₹6,000। Yes, तो उनको जो है मैटरनिटी बेनिफिट्स मिल सकते हैं और 6,000 से अधिक रुपयों के बेनिफिट्स उनको मिल सकते हैं। चिल्ड्रन अप टू 14 years of age, 14, will be entitled to nutritious meals as per the prescribed nutritional standards। Yes, उनको भी पोषण युक्त खुराक मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। In case of non-supply of entitled food grains or meals, the beneficiaries will receive food security allowance। अगर
किसी भी आपातकालीन समय में या किसी भी कारण के अनुरूप सरकार के द्वारा अगर ये जो यहाँ प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटीज है अगर ये सरकार दे नहीं पाई बेनिफिशियरीज को, देन सरकार विल पे मनी। सरकार जो है वो पैसे यहाँ पे करेगी इन द फॉर्म ऑफ फूड सिक्योरिटी अलाउंस, कि आपको खाना हम लोग नहीं दे पाए तो आप खाने की बजाय थोड़े पैसे रख लीजिए, बाजार में से आप आपके खाने के सामान की खरीदी कर लीजिए। तो ये फूड सिक्योरिटी अलाउंस का भी प्रावधान यहाँ इस एक्ट में मौजूद है। उसके बाद द एक्ट ऑल्सो कंटेन्स प्रोविजन फॉर सेटिंग अप ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एट द डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट लेवल। यस, अगर किसी भी बेनिफिशियरी को किसी भी प्रकार की आपत्ति है, कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के और स्टेट लेवल के ग्रीवेंस मैकेनिज्म में जा सकते हैं और वहाँ अपना आवाज़ जो है वो वहाँ पूछ सकते हैं और उनको जवाब भी मिल सकता है। उनकी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर हो सकती है और उनकी समस्या का समाधान भी यहाँ से हो सकता है। साथ ही में जो आखिरी मुद्दा है वो कहता है कि सेपरेट प्रोविजंस हैव आल्सो बीन मेड इन द एक्ट फॉर एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये भी ज़रूरी है क्योंकि मालूम है भारत जो है वो एक किस्म का भ्रष्ट राष्ट्र है। वैसे तो पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में भारत में जो इंटेंसिटी है करप्शन की वो कम हो रही है ड्यू टू द डिजिटलाइजेशन, मगर फिर भी हमें यह देखने को मिलता है। तो यहाँ इस कानून के तहत इसके भी प्रावधान है, इसकी भी सुविधा यहाँ की गई है कि जवाबदेही भी अच्छे से अच्छी सेट हो और साथ ही में पारदर्शिता भी अच्छे से अच्छी सेट हो, ताकि जो जेन्युइन बेनिफिशियरीज है उन तक सरकारी मदद जो है वो पहुँचे, अच्छी तरीके से पहुँचे। तो ये पूरी बात रही। हमने इस आज के कार्यक्रम में दो संयुक्त लेखों को देखा, एक द हिंदू से था, एक टाइम्स ऑफ इंडिया से था। दोनों ही लेख आधार के ऊपर ही आधारित थे। NFSC यानी कि राशन कार्ड को कैसे आधार के साथ लिंक किया जाए, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं या क्या उससे चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती है, उसके बारे में कुछ तत्व देखे। साथ ही में हमारे संशोधित तत्वों में हमने पहले तो आधार कार्ड को समझा, उसके बारे में कुछ तथ्यात्मक माहितियाँ देखी और साथ ही में हमने NFSA को समझा यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को समझा। उसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उनको भी अच्छी तरीके से देखे जो हमारी परीक्षा संबंधी मांगों को पूर्ण कर सकते हैं। अब समय है आज के प्रश्न का, जिसके तहत निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 3 कथन हमारे सामने मौजूद है, जिसके तहत सर्वप्रथम आधार की शुरुआत वर्ष 2013 से हुई थी। दूसरा, आधार कार्ड का प्रबंधन राज्यों की सरकारों के द्वारा होता है। तीसरा, आधार एक 16 अंकों का अनोखा अंक होता है। आपको उपर्युक्त कथनों में से सत्य वाक्यों को चुनना है और हमारे पास विकल्प भी मौजूद है। ए, तीनों के तीनों सत्य है, सही है। बी, केवल दूसरा कथन सही है। सी, केवल 1 और 3 कथन सही है। और डी, उपर्युक्त कोई भी कथन सही नहीं है। तो आपको इसका सही जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। हमारी तरफ से इसका सही जवाब आपको इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संशोधन के साथ, संपादकीय विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट UPSC।